हेलो स्टूडेंट्स। अपने दिल्ली सल्तनत की सीरीज में आज हम अपना जो तीसरा पीरियड देख रहे हैं उसमें हम क्या देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शासक हुआ है मैन इल्तुतमिश को हम लोग देखेंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हमारी कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर डेथ हो गई तो उसके क्योंकि वो अचानक से उसकी मृत्यु हुई थी, तो जिस कारण वो अपने उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं कर पाया था। तो जिस वजह से तुर्क अमीर सरदारों ने उसका जो पुत्र था आराम शाह उसको गद्दी पर बैठा दिया। पर ये एक कमजोर, निर्बल और विलासी प्रवृत्ति का शासक था, जिस कारण इल्तुतमिश जो बदायूं का सूबेदार था और इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, उसने एक छोटे से युद्ध में आराम शाह को अपदस्थ कर युद्ध में बंदी बना लिया और बाद में उसकी हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठा। तो इससे एक निर्बल शासक का एंड हो जाता है और एक बड़े शासक या अगले शासक का प्रादुर्भाव होता है इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश हमको पढ़ना है, इसका हम रिजीम देखते हैं तो 1210 से लेकर 1236 एडी तक इसका रिजीम चलता है। और ये इल्तुतमिश ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और साथ ही साथ बदायूं जो उस समय का प्रमुख क्षेत्र था वहां का सूबेदार था। ठीक है, ये शासक बनता है। जो इल्तुतमिश था ये हमारा इलबरी तुर्क था और ये भी मोहम्मद गौरी का दास ही था। पर ये काफी टाइम पहले ही, क्योंकि मोहम्मद गौरी नहीं रहे तो दासता से मुक्त हो चुका था। ठीक है, तो इल्तुतमिश का जो शुरुआती दौर जो था गद्दी पर बैठने का, तो उसमें उसे क्या है कि बहुत सारे विद्रोहों का सामना करना पड़ता है जो उसके दरबारी थे। ठीक है, या उसी के समान जो तुर्क अमीर सरदार थे। उनमें से दो प्रमुख हैं एल्दौस और कुबाचा। ये कई बार पूछा गया है कि इल्तुतमिश को अपने शासन के शुरुआती दौर में किस कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो ध्यान रखना उसको विद्रोहों का सामना करना पड़ता है। और इन विद्रोहों में प्रमुख जो सरदार थे एल्दौस और कुबाचा। कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिससे क्या होता है, कुछ समय बाद ये इनसे अपने आप ही मुक्त हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके रिजीम में एक प्रमुख घटना होती है 1220-21 में। क्या होता है, चंगेज खां भारत की तरफ आगे बढ़ता है। ठीक है, और आगे बढ़ते बढ़ते वो भारतीय क्षेत्र में सिंध तक आ जाता है। ऐसा वो क्यों करता है? ऐसा उसका प्रमुख कारण था, जो ईरान क्षेत्र में जो राजवंश था उसके जो शासक थे जलालुद्दीन मांगबरनी, उनका पीछा करते करते ये भारत तक आ जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट घटना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किसके रिजीम में चंगेज खां भारत में आता है। तो ध्यान रखना 1220-21 के दौरान में, जब उस समय किसका शासन चल रहा है भारत में, इल्तुतमिश के शासन में चंगेज खां, मंगोल अटैकर था जो चंगेज खां भारत में आता है। ठीक है, किसका पीछा करते हुए? जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते करते। जब इल्तुतमिश को इन दरबारी सरदारों के विद्रोह को दबा देता है, खत्म कर देता है, तो वो अपने कुछ वफादार सरदारों के साथ क्या करता है, तुर्कान ए चहलगामी, या इसी को हम दूसरा नाम कह सकते हैं दल चालीसा का गठन करता है, जिसमें उसके जो वफादार 40 दास अमीर सरदार थे, ठीक है, उनको मिलाकर वो तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना करता है। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि ये इल्तुतमिश था, कहीं ना कहीं ये वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, तो उसने कुछ ऐसे काम थे जिसकी वजह से कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने अपने समाज के हिसाब से अरबी सिक्के नहीं चलवाए थे। उसने जो सिक्के जो उसके थे, तो उसके एक सिक्कों पर लक्ष्मी का चित्र मिलता था, तो कहीं ना कहीं वो भारतीय ही सिक्के थे जिसमें उसने कलमा खुदवा दिए थे। ठीक है, मगर वो सिक्के थे वो इंडियन ही। पहली बार जो अरबी सिक्के चलवाता है वो इल्तुतमिश ही चलवाता है। उन सिक्कों में प्रमुख सिक्के था टका, जो चांदी का हुआ करता था, और जीतल, जो आपके तांबे का, कॉपर का कॉइन हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा जो उसने भारत में पहली बार ये काम करवाया, क्या कि जो उसने कॉइन बनवाए, उन कॉइन में टकसाला का नाम भी अंकित करवाया। जहां पर ये हमारे सिक्के ढाले जाते हैं टकसाला, उसका नाम भी उसने अंकित करवाया। ये पहली बार हुआ, ध्यान रखना। टकसालाओं का नाम की शुरुआत किसने करवाई थी? तो वो भी आपके इल्तुतमिश ने ही करवाई थी। इसके अलावा इसने आर्थिक सुधार को लागू करते हुए, क्योंकि उसे मालूम था
कि जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है वो काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में उसने कई आर्थिक सुधार कार्यक्रम चलाए और उन्हीं आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के तहत उसने एकता व्यवस्था की शुरुआत की, जिसमें क्या था, उसने अपने साम्राज्य को एकताओं में डिवाइड किया और जहां के प्रमुख उसने एकतादार बनाए। ठीक है, तो उसने एकता व्यवस्था की भी स्टार्टिंग की भारत में, ये ध्यान रखना है इस चीज। ठीक है, इसके अलावा इसने जो अपनी राजधानी थी, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया। ठीक है, और इसने कई विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण दिया था, उसमें प्रमुख थे मिनहाज और सिराज। ठीक है, उन्होंने मिनहाज और सिराज को अपने दरबार में संरक्षण दिया था। ठीक है, अभी यहां पे आप लोग देख रहे थे कि इसने क्या किया, इल्तुतमिश ने क्या किया, अपनी राज्य की राजधानी थी जो अभी तक लाहौर हुआ करती थी, उसको सेंटर एरिया में लाने के पर्पज से दिल्ली लेके आया। ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक से मृत्यु हो गई थी और उसका एक महत्वपूर्ण काम कुतुब मीनार था, वो अनकंप्लीट था, तो कुतुब मीनार को कंप्लीट भी कौन करवाता है, आपका इल्तुतमिश ही करवाता है। ठीक है, इसके अलावा उसने कई और निर्माण कार्य करवाए, पर सबसे प्रमुख निर्माण कार्य है उसका आपका कुतुब मीनार का निर्माण। ठीक है, आतरिन का किला भी उसने बनवाया। ठीक है, अजमेर की मस्जिद भी उसने बनवाई। ठीक है, इसके अलावा जो डॉक्टर ईसवी प्रसाद ने इसी को क्या बोला है, वास्तविक संस्थापक कहा है। भारत में एक तरह से देखा जाए ये मुस्लिम राष्ट्र का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि इसी ने एक तरह से भारत में मुस्लिम राष्ट्र की नींव रखी। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो शासक थे उनको कहीं ना कहीं खलीफाओं का पूरा संरक्षण नहीं प्राप्त था, या संरक्षण प्राप्त भी था तो वो क्या थे, उन्होंने वो संरक्षण को लेने की पूरी तरह से कोशिश नहीं की थी। ठीक है, खलीफा थे, उन्होंने इसको क्या बोला, साम्राज्य की शासकों की उपाधि दी। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें, एक बार इसको देख लें।